सिद्धांत है आयुर्वेद स्वस्थ्य स्वस्थ्य रक्षणम, स्वस्थ की रक्षा करना। ठीक है। उस स्वस्थ में रोगी की रक्षा करना, या हमने बीमार होना ही नहीं है, समझ लें, उस हिसाब से चलें तो आई थिंक सो कि कोई बंदा बीमार नहीं होता। लेकिन जो सर्जरी का सबसे पहले जो डॉक्टर थे, हमारे जो सर्जन थे, वो आज भी सुश्रुत के नाम से ही उनको लोग, जिन्होंने सर्जरी का शुरुआत की थी। बताइए, जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं उनमें पेशेंस बहुत कम है, मतलब दे वांट इमीडिएट रिजल्ट्स। लाइफस्टाइल हो गया, फास्ट फूड हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसका इफ़ेक्ट तो है ही है। इफ़ेक्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। बड़ा कारण जो भी हम खाते हैं पीते हैं, उसमें बहुत कुछ केमिकल बहुत ज़्यादा हैं। बॉडी का सिस्टम वो एक्सेप्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स पर जाकर इफेक्ट करता ही करता है। डायबिटिक हो, कुछ नहीं कर सकते, डाइट चेंज करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। इसी के लिए ये टॉनिक बहुत अच्छा है कार्डिक के लिए। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, और डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। और भी कुछ ऐसी फेमस हर्ब्स हो, ताकतवर हो, जो बालों के लिए बहुत हेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि वो अल्कोहल की मात्रा कम होनी चाहिए। जी हाँ, तो अल्कोहल कम यूज करनी चाहिए, बट स्टिल वी कैन फाइट विद इट। यस, बिल्कुल, बहुत हर्ब्स ऐसी हैं जो डी एडिक्शन में बहुत हेल्पफुल है। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, अराइज हर्बल टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है हर्बल जर्नी। इसमें हम आपको देश के अलग अलग हकीम वैद्य जो कि बहुत मशहूर हैं, अलग अलग किस्सों में बैठे हैं, उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे। आज हम आए हैं पटियाला शहर में, जो सिर्फ एक शहर नहीं है, ये राजाओं की विरासत है। हर चीज़ में आपको राजाओं की विरासत का एहसास होता है। इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसकी धड़कन आज भी जिंदा है। महाराजा पटियाला के समय से जो वैद्य उनका उपचार करते थे, या उनके परिवार का उपचार करते थे, जिनका नाम है वैद्य मस्तराम जी, की 5वीं पीढ़ी आज भी बैठी उनकी परंपरा को आगे लेके जा रही है। आपको उनसे मिलवाएंगे और आप उनसे मिलके जानिए वो उस परंपरा को आज भी कैसे कंटिन्यू रख रहे हैं। सोचिए, राजे महाराजा कैसे अपना उपचार करवाते थे, उनका उपचार जो किया जाता था वो किस तरह से किया जाता था। जो परंपरा इतने सालों पहले जिंदा थी, इस परिवार ने उसको आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे वो कैसे आज भी उपचार कर रहे हैं, आज भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आपको उनसे मिलवाता हूं और रास्ते में दिखाता हूं कि कैसे हम उन तक पहुंचे। दोस्तों, जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर हमें 2 व्हीलर पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी तंग गलियों में उनका सेंटर है, उनकी क्लिनिक है, यहाँ पे वो बैठते हैं। तो इसके लिए हम आज 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में दिखाएंगे कैसा माहौल है। दोस्तों, हम आपको इसी तरह रास्ते भी दिखाते जाएंगे हर्बल जर्नी में, और नए नए वैद्य जी से भी मिलाते जाएंगे। चलिए हमारे साथ। दोस्तों, ये है यहाँ की विकास कॉलोनी। विकास के बारे में तो कुछ खास पता नहीं हमें, जब से हम देख रहे हैं ऐसी की ऐसी है। और हाँ, ये सामने जो एक जगह आ गई ना, इसे बोलते हैं कोला वाला टोपा। ये भी वैसे का वैसा ही है, जब हम छोटे थे तब भी वैसा था, अब तो बड़े हो गए, अब भी वैसा ही है। ये हम ना राजपुरा रोड क्रॉस कर चुके हैं, अब जा रहे हैं पुराने पटियाले की तरफ। ये देखिए दोस्तों, सामने ये है सरंदी गेट, बहुत ही मशहूर गेट है, सारी पुरानी बिल्डिंग है राजा के टाइम की। देखिए अंदर से ऊपर छत की तरफ। इसके बाद है ये पुरानी प्रजा, यहाँ प्रजा रहती थी राजा की, लेकिन अब तो ये भी रेनोवेट हो चुके हैं सारे। ये सारा पुराना पटियाला का बाजार है। देखिए सभी दुकानें वैसी की वैसी हैं। ये लेफ़्ट साइड में ये रास्ता जाता है लाहौरी गेट की तरफ, ये भी पुरानी दुकानें हैं सारी। दोस्तों, ये ना बारादरी गार्डन है, ये पटियाला की एक बहुत खूबसूरत जगह। इसे महाराजा राजेंद्र सिंह जी ने बनवाया था। बारादरी गार्डन की फेमस ये थी बात, ये 12 दरवाज़ों वाली इमारत थी। यहाँ राजा महाराजा आराम करने और घूमने आया करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, वाइट कलर की बिल्डिंग, इसे सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, इसे ब्रिटिश समय में बनवाया गया था। यहाँ बड़े अधिकारी और मेहमान रुकते थे।
आज भी यह गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल होता है और यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की भी शूटिंग होती है। दोस्तों ये आप जो देख रहे हो ना राइट साइड, ये माता कुशल्या हॉस्पिटल है। पटियाला की बहुत पुरानी सरकारी बिल्डिंग है। इसकी शुरुआत रियासत के समय में हुई थी। आज यह हज़ारों लोगों के इलाज का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। देखिए दोस्तों, ये बहुत तंग बाज़ार है। ये रास्ता आगे शेरे पंजाब मार्केट की तरफ जाता है। ये बहुत फेमस है। इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के सम्मान में रखा गया था, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। भाई साहब, इतने वैद मस्त राम जी का किधर है? उस तरफ? कौन से? उस गली में अंदर जाके? किन्हीं के अंदर जाके? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये अब टू व्हीलर वाला रास्ता शुरू हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से हमने चूज़ किया था कि टू व्हीलर में चलते हैं। देखिए कितनी तंग गलियां हैं, फिर भी यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं, बड़ी खुशी खुशी से रहते हैं। ये रास्ते शॉर्टकट के लिए भी जाने जाते हैं। जो धर्मपुरा बाज़ार जहाँ और एरिया में जाते हैं, यहाँ से निकल कर गलियों में से जल्दी पहुँच जाते हैं आप। ये प्राचीन शिव मंदिर है, ये बहुत फेमस है। आगे देखते हैं कहाँ तक जाना है। बीच बीच में से रास्ते निकलते हैं। ये आगे थोड़ा सा लग रहा है कि उनकी शॉप आने वाली है। जी हाँ, आगे एक बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों आज हम आए हैं डॉक्टर नीरज कौशल जी के पास, जो कि आयुर्वेदा एमडी के माहिर हैं और इनकी जो फैमिली है, एंसेस्टर्स हैं, वो बहुत देर से आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आप पहले अपने बारे में बताइए कुछ, कि आप कब से आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं और आपकी फैमिली में कब से आयुर्वेदा से सभी जुड़े हुए हैं, पता चले हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर नीरज कौशल, मैं BMS पटियाला गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से मैंने पास आउट किया 89 से। 90 to 94 मैंने यहाँ MD की रसशास्त्रा में। ये जो मेरा क्लिनिक है, ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से चलता है, वैद मस्तराम जी। ही वॉज माई ग्रेट ग्रैंडफादर। राज वैद रहे हैं पटियाला घराने में। ओके। इनसे पहले भी जो उनके फादर थे वैद गुजर राम जी, वो उनसे पहले उन्होंने बसी पठाना में बहुत देर आयुर्वेदिक के लिए सेवा की। उसके बाद यहाँ जब हम पटियाला में माइग्रेट हुए तो मेरे ग्रैंडफादर ने आयुर्वेद कॉलेज से अपना आयुर्वेदिक की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने यहाँ प्रैक्टिस की गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट लेकर उन्होंने आयुर्वेदिक के लिए अपना फुल लाइफ समर्पित की। उसके बाद मेरे फादर वैद ओम प्रकाश जी, उन्होंने 65 साल 65 ईयर्स ओके यही उन्होंने अपनी GMS करने के बाद प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं कर रहा हूँ। मेरे ब्रदर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी आयुर्वेदिक में है, MD आयुर्वेदा में है। ठीक है। तो हमारी जनरेशन जो है मोर देन 5th जनरेशन है जो इस फील्ड में देश की सेवा कर रही है। डॉक्टर साहब एक बार दोबारा बोलेंगे कैमरे की तरफ देख के, कौन सी जनरेशन आपकी? 5th जनरेशन है, तो 5वीं जनरेशन। दोस्तों देखिए, 5th जनरेशन का मतलब हुआ कि 5वीं पीढ़ी। अब 5वीं पीढ़ी जो आयुर्वेदा से जुड़ी है, इसका डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके एंसेस्टर्स राजघराने में भी ये आयुर्वेदा को डील करते थे। तो उसके बारे में भी डॉक्टर साहब कुछ बताइए, आपके जो राजघराने से लिंक है, उस समय का क्या क्या उपचार होते थे और किनको आप, जो आपके एंसेस्टर, आपको तो मालूम ही होगा। हाँ। क्या क्या महाराजा जो पटियाला महाराजा थे श्री भूपेंद्र सिंह जी, हाँ जी, उनके राजवैद रहे हैं। ओके। मेरे ग्रैंडफादर, तो उनके जितने भी, जैसे उनकी जितने भी वाइफ्स उनके या उनके जितने भी राज घराने से जुड़े हुए जो लोग थे, जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, वो जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनके पास ही आते थे वो। ओके। तो एट दैट टाइम कोई मॉडर्न पैथी का कोई ऐसा कुछ नहीं था, तो आयुर्वेद ही एक जरिया था
लाइफस्टाइल को ठीक रखने का, बीमारियों से दूर रहने का, बॉडी का इम्यून सिस्टम के लिए और अपना ताकत के लिए, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। आई थिंक सो आप देखो सभी का कितना अच्छा हेल्थ था उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जैसे टाइम जाता रहा, मॉडर्नाइज होते रहे, तो ये सिस्टम थोड़ा सा वीक हुआ। अब दोबारा ये डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी तरह डेवलप हो रहा है। हाँ जी। मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास तकरीबन 70 से 80 पेशेंट की ओपीडी डेली की है। इनफैक्ट पटियाला तो नहीं, मैं कहूँगा सराउंडिंग जितना भी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या अब्रॉड में जितने भी हैं, यूएस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मिडल ईस्ट है, ओके, जहाँ मेरे जो पेशेंट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया भर से आपसे पेशेंट जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, ऑलमोस्ट आप पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हो। बाकी मेरे पास 60 से लेकर सारा रिकॉर्ड है ओके, सभी पेशेंट का। वेरी गुड। जिस जिस के लिए हमने मेडिसिन दी है, जिस जिस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन दी है, तो 60 के बाद कोई भी मेरे पास आके अपने डेट बताए तो उनका बता सकता हूँ कि ये पेशेंट मेरा कब आया था, कब उनको मेडिसिन दी है। डॉक्टर साहब, आपने अपने बारे में तो बहुत अच्छे में बताया है। तो एक सवाल है कि जैसे कि मॉडर्न साइंस में जो इलाज होते हैं, जो आजकल हॉस्पिटल्स में एलोपैथी में होते हैं, उससे हमारा आयुर्वेदा डिफरेंट कैसे है? मतलब इसमें उपचार कैसे होता है और एलोपैथी में उपचार कैसे होता है, आप इसको कैसे देखते हैं? एक सिद्धांत है आयुर्वेद, स्वस्थ्य स्वस्थ्य रक्षणम, स्वस्थ की रक्षा करना। ठीक है। उस स्वस्थ में रोगी की रक्षा करना, या हमने बीमार होना ही नहीं है, उसके लिए जो हमारा जो सिस्टम है, जैसे कोई बीमारी होगी तो हम बीमारी का मॉडर्न में तो उस बीमारी का इलाज करते हैं, तो यहाँ बीमारी का इलाज नहीं करता, रोगी का इलाज होता है। ओके। तो वो बीमार ना हो, क्योंकि जितनी भी आज के टाइम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आफ्टर कोविड, तो आपने देखा है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही, जो भी ठीक हुए अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम से ही ठीक हुए, उसी वजह से बचा। आई थिंक मोर देन 85% जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें वायरल ही इफेक्ट करता है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ जितने भी ऋतु चेंज होती हैं, जैसे 6 ऋतु हैं, जब भी चेंज होगी तो वायरल कोई ना कोई दूसरा वायरल इफेक्ट करता ही करता है। अगर हम अपने बॉडी का सिस्टम को और अपनी नेचर, हमारी प्रकृति जो है, उसको अगर समझ लें, उस हिसाब से चलें, तो आई थिंक सो कि कोई बंदा बीमार नहीं होता। ठीक है, आहार विहार जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं या जो हम करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है बीमारी का। और जितनी भी क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, आइदर आप थायराइड ला लो, आइदर आप शुगर ला लो, हार्ट प्रॉब्लम लगा लो, आर्थराइटिस लगा लो, डिजेशन को छोड़कर चलो एज के मुताबिक सभी को होना ही होना है। मॉडर्न में तो सभी के लिए वो मेडिसिन जो आपने आज शुरू कर दी, टिल टू डेथ वो मेडिसिन लेनी ही लेनी है। आयुर्वेद में इंस्टेंट जितने भी हैं, जैसे सर्जिकल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सर्जरी का सबसे पहले जो डॉक्टर थे, हमारे जो सर्जन थे, वो आज भी सुश्रुत के नाम से ही उनको लोग, जिन्होंने सर्जरी का शुरुआत की थी, खोज की थी, वो भी आयुर्वेद से ही, सुश्रुत से ही निकले। ओके, तो इसी का पार्ट है। तो डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं, उनमें पेशेंस बहुत कम है, मतलब दे वांट इमीडिएट रिजल्ट्स। तो यही चीज इलाज के दौरान भी है, वो चाहते हैं कि जैसे सर दर्द हो रहा है, जहाँ कोई भी पेन हो रहा है बॉडी में, कुछ भी है, बुखार है, इमीडिएट कोई टैबलेट ली और हमें इमीडिएट आराम आ जाए। वो इस पे कुछ नहीं काम करते कि ये क्यों हो रहा है, क्या है। उसमें भी आप कुछ बताएंगे कि कौन से ऐसे उपचार हैं कि आयुर्वेदा में भी फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका फेथ ही नहीं है कि आयुर्वेदा तो बहुत स्लो है, ये माना जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा स्लो है, स्लो नहीं है। तो अगर हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों ही कैरी करते हैं। ओके। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है इस चीज़ के लिए। अगर कोई भी चीज़ है, पेन किलर कितने खा लेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, ठीक है, एट द एंड कोई भी मेडिसिन है, उसका साइड इफेक्ट सबसे पहले ही लिखा होता है कि इसके 2 फायदे हैं, 10 साइड इफेक्ट। जी। अगर आप अवेयर हो तो डेफिनेट आप वो मेडिसिन खाने से पहले सोचोगे कि मैंने ये मेडिसिन खानी है या नहीं खानी। लेकिन ये मैं 100% आपको कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पैथी स्लो है।
स्लो नहीं है। ठीक है। इसको क्योर करना है, ये हमारी एक विल है कि हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। हाँ, ये 100% है कि ये नहीं हो सकता कि एक मेडिसिन खाने से ही आप बाहर निकल जाओगे। उसके लिए आपको डू डोंट तो करने ही पड़ेंगे। अपनी नेचर देखनी है, प्रकृति देखनी है कि मेरी कौन सी है, वात पित्त है या कफ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखकर ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो डॉक्टर साहब, आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, वो जवान बच्चों को भी हो रही है, और पेट की समस्या वो भी सभी को हो रही है, छोटी एज में ही दिखाई देती है। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, क्या बड़ा कारण हो सकता है? बहुत बड़ा कारण जो भी हम खाते हैं पीते हैं, उसमें बहुत कुछ केमिकल बहुत ज़्यादा है। बॉडी का सिस्टम वो एक्सेप्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स पर जाकर इफेक्ट करता ही करता है। लाइफस्टाइल हो गया, फास्ट फूड हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसका इफ़ेक्ट तो है ही है। इफ़ेक्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। डायबिटिक हो, कुछ नहीं कर सकते, डाइट चेंज करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। और मेडिसिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, जिनकी मदद से मतलब हम क्योर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट आगे भी ना बढ़े, जहाँ फाइट कर सकें ऐसा? डेफिनेट। कुछ और उनके बारे में बताइए प्लीज, अ, जो हम घर पे उपचार थोड़ा पैरेलल कर सकें अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है। डायबिटिक में हाँ जी, डायबिटिक में। डायबिटिक में जैसे गुड़मार है, ठीक है। बिल है, नीम है, और बीएसआर है, और बहुत ऐसी मेडिसिन हैं, बाकी मोर देन ये 22 हर्ब्स हैं जो बहुत बढ़िया काम करती है। एक अर्जुन की छाल काफी हाँ, वो फेमस है। अर्जुन की छाल, वो बेसिकली टॉनिक बहुत अच्छा है कार्डिक ओके। के लिए। हाँ, वो कार्डियक के लिए है। हाँ, कार्डिक के लिए प्रिवेंटिव है ये। ओके। अगर आप ये लेते हो तो आई थिंक सो कि जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। है ना। वो जैसे स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया है। मेरा ख्याल है वर्ल्ड में आज कोई भी फार्मा ऐसा नहीं है जो उसका नहीं यूज़ कर रहा। तगरा है जो स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी यूज़ होती है, ब्राह्मी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ब्रेन के लिए। आई थिंक सो कि हमें यही नहीं मालूम कि ये कितनी मेडिसिन मॉडर्न ने भी एक्सेप्ट कर चुके हैं उसको। जी हाँ। अब बस उसका लेटिन नेम है, हम्म, जैसे वेनाइना सोमनीफेरा लिख दिया, हम्म, ठीक है। तो हम उसको जैसे सॉल्ट के बेस में नहीं देते हैं, हम उसको डायरेक्टली देते हैं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। डॉक्टर साहब, एक जैसे आज यंगस्टर्स को मतलब प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, मतलब जल्दी आ रहे हैं, इससे उसका क्या कारण है मतलब? बहुत ज़्यादा कारण जो बेसिकली जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। और डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, नींद बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। आज जो भी बच्चा 3 साल का हो जाता है, हमारा फर्स्ट ये होता है उसको स्कूलिंग जो है, फर्स्ट डे से ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा बोझ पड़ना शुरू हो जाता है कि वो स्ट्रेस वहाँ से शुरू हो गया और पता नहीं कब तक वो चलता है। सेकंड, लाइफस्टाइल तो है ही है, डाइट तो है ही है। डाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, केमिकल बहुत ज़्यादा है, दूध प्योर नहीं है, वीट बहुत अच्छी नहीं है, वेजिटेबल बहुत अच्छी नहीं है, और सबसे और एक चीज़ मेन है, वो केमिकल जितने भी शैम्पूज़ हैं, जितने भी हैं, जी हाँ। वो सब केमिकल हैं। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट तो कर ही रहे हैं। तो अगर चलो शैम्पूज को तो यूज सभी करते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है आयुर्वेदा में, उसकी जगह पे क्या? हाँ, जैसे आंवला है, शिकाकाई है, रीठा है, ये सभी बहुत अच्छे herbs हैं। शैम्पू बेस भी हैं, हर्ब्स भी हैं। और भी कुछ ऐसी फेमस हर्ब्स हो, ताकतवर हो, जो बालों के लिए बहुत हेल्दी हो? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये जैसे स्तम्भित लो आता है, मुलट्ठी बहुत अच्छी रोल प्ले करती है इसके लिए। या जितना भी विटामिन सी है ना, स्ट्रेस रिलेटेड, जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। और डॉक्टर साहब, जो पेट की समस्या है वो भी बहुत कॉमन हो हाँ, चुकी है। वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका भी बहुत बड़ा कारण हमारा खाना है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है, जैसे कॉफ़ी है, चाय है। आई थिंक सो कि बहुत बड़ा कारण अल्कोहल भी है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। तो सुबह से रात तक अगर हम एनालिसिस करें तो हमारा खाना बहुत इम्प्योर है। जी हाँ। चाय है, कॉफ़ी है, और हेल्दी फूड बहुत कम है। जितना फ्रूट है, मैक्सिमम फ्रूट जो है केमिकल बेस है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अल्कोहल है,
अल्कोहल का सेवन तो आजकल एक लाइफस्टाइल का वही बन गया कि मतलब लग्जरी में माना जाता है, मतलब यंगस्टर्स भी यूज कर रहे हैं। तो मतलब पहले तो ये छुप कर पिया करते थे सभी लोग, अब तो शरेआम ही हो गया, काफी कॉमन हो गया, इसको स्टेटस सिंबल भी माना जाने लगा। अगर इसका सेवन कोई कर भी रहा है, ज्यादा या कम कर रहा है, इसके साथ भी कोई ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको थोड़ा लेवल, आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखे? हाँ बिल्कुल। बेसिकली क्या है ना, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, जैसे लीवर है, वो 30 to 50 ml या 60 ml मोर, बहुत जोर लगा लो, इतना ही वो सेट कर सकता है। ओके। अगर हम इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। बहुत हर्ब्स ऐसी हैं, जैसे पुनर्वा है, रोहतिका है, या आप इसमें आंवला है, ठीक है। तो बहुत मेडिसिन ऐसी हैं जो रिजिनेट करती हैं लीवर को भी हेल्दी रखती हैं, तो उसके साथ वो यूज़ की जा सकती हैं। तो अगर लीवर को पूरा हेल्दी बनाना हो तो आपके पास ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं कि आप उसको बिल्कुल दोबारा नया बना सकते हैं हर्ब्स की मदद से? डेफिनेट हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो अल्कोहल की मात्रा कम होनी चाहिए। जी हाँ, तो अल्कोहल कम यूज करनी चाहिए, बट स्टिल वी कैन फाइट विद इट। यस। अब मुझे ये बताइए कि जैसे अगर किसी को एडिक्शन है ड्रग्स की, तो उसको छुड़वाने के लिए, उसके लिए भी कोई ऐसा है आयुर्वेदा में जिसकी मदद से हम उनको डी एडिक्शन करा सकें इन चीज़ों? बिल्कुल, बहुत हर्ब्स ऐसी हैं जो डी एडिक्शन में बहुत हेल्पफुल है। ओके, ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा मन पक्का होना चाहिए। जी हाँ, जैसे हमारी वो तो सबसे जरूरी है। जो हमारी सबसे अच्छी एक ड्रग आती है, खुरासानी अजवैन, ओके, अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, ये सभी इस चीज़ के लिए काम करती हैं। मतलब आप ऐसी कोई फॉर्मुलेशन रेडी करके दे सकते हैं जिससे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर थोड़ा वो अपने आप पे कंट्रोल रखें, हाँ, तो कुछ हर्ब्स भी हेल्प करती हैं इसमें? डेफिनेट करती हैं। 50% तो होता ही है ना, क्योंकि इसमें ऐसा माना गया ना, अगर वो छोड़ देते हैं जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको इतनी वीकनेस होती है कि वो रह नहीं पाते उसके बिना। तो उस चीज में नहीं, डेफिनेट उस चीज़ में हेल्पफुल है। जितनी भी मेडिसिन हैं, ठीक है, वो डेफिनेट इफेक्ट करती हैं। कितनी देर इनका सेवन करना पड़ता है कुछ अप्रॉक्स? 2 से 3 महीने 2 से 3 महीने, उसमें रिजल्ट आ जाए? उसमें रिजल्ट है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, जैसे आजकल बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर हो गया और भी बहुत कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना, किडनी फेलियर हो रहे हैं बहुत जल्दी, डायलिसिस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम पहले से कोई ऐसे हर्ब्स हैं जिनका कोई फॉर्मुलेशंस हो, जिनको अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज करना शुरू कर दें तो आगे जाके इस समस्या से बचा जा सकता हो? जहाँ हमने शुरू किया था ना, स्वास्थ्य रक्षणम, वहीं पर हम दोबारा आ गए कि हमने अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है। उसके लिए भी डू डोंट तो है, जैसे ये हमने खाना या नहीं खाना। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे पानी की पोल्यूशन है, हवा की पोल्यूशन है, डाइट की प्रॉब्लम्स हैं, केमिकल्स हैं, या जितनी ड्रग्स हैं, बहुत मेडिसिन हैं। जैसे आपने बोला किडनी के लिए, जितना पेन किलर है कोई भी सेफ नहीं है। एंटीबायोटिक से जितना इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वायरल में भी यूज़ हो रहा है। आज मेरा ख्याल है कि किसी को गला खराब हुआ, सबसे पहले उसने अपनी एक एंटीबायोटिक आप ही उठा के खा लेनी है। जी हाँ, और धीरे धीरे अवेयरनेस नहीं है ना, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आइदर लीवर है, आइदर किडनी है, आइदर हार्ट है, तीनों ही हैं, ठीक है। तो तीनों के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो है ही है उस चीज़। तो मैं अपनी जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि कम से कम मेडिसिन का सेवन करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी नेचर देखें बॉडी की, आपकी कैसी तस्वीर है, पैथिक है, वायु है या कफज है, उस मुताबिक आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस मुताबिक अपना आहार विहार कर सकते हो, खाना उस हिसाब से आप खा सकते हो। डॉक्टर साहब एक चीज और समस्या आजकल हम देख रहे हैं, आईवीएफ सेंटर बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं, और मतलब बेबी बॉर्न होने में भी दिक्कत आती है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ। एक टाइम था, अभी 16 के करीब फीमेल को पीरियड्स आते थे, आज वो 10-11, मैक्सिमम बहुत जोर लगा के 12 साल। वो जो हमारा 50 की एज तक भी कंसीव हो जाता था, वो धीरे धीरे वह 40 के करीब आ गया। तो वहीं पर भी सेम प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। यंगस्टर जो है धीरे धीरे वो जब तक सेटल होते हैं, जब तक टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। फीमेल है जो एक एज होती है 20 से 25 साल, वो अब 30 से 35 साल के बीच में मैरिज करवा रहे हैं।
धीरे धीरे ये चीज़ें इफेक्ट करती करती, स्ट्रेस बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। और ओबेसिटी जो मेन है वो बहुत बढ़ रही है। वो सेम उसका है कि हमारे सेडेटरी लाइफ है, सेडेटरी लाइफ में खाना ज़्यादा होता है, रात का खाना बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स इफेक्ट करते ही करते हैं। जितना स्ट्रेस रोकोगे उतना वो हमारे जो बैड हार्मोन्स हैं उसकी स्क्रीशन बढ़ जाती है। खुश रहोगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब आजकल ट्रेंड चला है कि शुगर की जगह जैसे शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल होने लगा है, तो आप क्या समझते हैं, हेल्दी है या इसमें भी कुछ सोच है अपनी, जस्ट मिथ है? नहीं, वो देखो एक सर्कल है, वो ऐसे ही घूम कर वहीं पर आ गया। हम्म, हमने गुड़ और शक्कर छोड़ी थी, हम्म, चीनी पर आए। हम्म, चीनी सारी केमिकल ही थी, दोबारा पर हम कोशिश कर रहे हैं गुड़ और शक्कर पर आने के लिए। और उसका जो देखो आप कितने की होती थी, आज वो कितने की होगी। जी। आज ऑर्गेनिक के नाम पर आप देखो 100-150 के नीचे कोई चीज़ नहीं मिल रही। हम्म। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि शुगर से बहुत अच्छा शक्कर है, शक्कर से भी अच्छा गुड़ है। और इनकी पहचान कैसे है डॉक्टर साहब कि ये सही है कि इसमें भी कोई मिलावट है? ये बहुत टफ है, ये टफ है। ये टफ है। चलो, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, फ्रूट्स का सेवन किस समय करना चाहिए, और हमें रात का भोजन किस समय से पहले, कुछ जो हम डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ हमें किस लेवल तक करना चाहिए, इसके ऊपर भी बताइए थोड़ा। देखो सबसे पहले तो फ्रूट का मैं आपको बताता हूँ। फ्रूट हमारे पास 2 टाइमिंग होती हैं, जिसमें सबसे बढ़िया उसका टाइमिंग है मिड में, जैसे 11 और 12 के बीच, और 4 और 5 के बीच भी हम कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा खाना है, जैसे हम ब्रेकफास्ट 8 और 9 के बीच कर सकते हैं, 1 से 2 के बीच लंच कर सकते हैं, 6 और 7 के बीच डिनर करें, ओके। तो बहुत ज़्यादा गट हेल्थ ठीक रहेगी। जितना कम रात को पेट के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, उतना डाइजेशन प्रॉब्लम्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स उतनी कम होगी और नींद बढ़िया आएगी। और आपने बोला था कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जी हाँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेयरी प्रोडक्ट मेरा ख्याल है कि मोर देन 85% सिंथेटिक है। जी हाँ, ये और बहुत बड़ा वो एक आज की डेट पे जितना बढ़िया चैलेंज है जितना ढूंढना। बढ़िया दूध हो सकता है उससे बढ़िया पनीर भी है, लेकिन देख कर खाएं। पहले आप इस चीज़ के लिए श्योर हो जाएं कि जो मैं खा रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है, प्योर है कि प्योर नहीं? है या नहीं है। वो बहुत टफ काम है, ये हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, इस पर उनको काम करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अगर हम इसका सेवन नहीं करते डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो बोल सकते हैं कि कैल्शियम की कमी हो सकती है बॉडी में या ऐसा कुछ, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है? ऐसे है, सब्सिट्यूट डेफिनेट होती हैं हर चीज़ों में। वही बात आ गई ना, बैलेंस डाइट चाहिए हमें। प्रोटीन कितना चाहिए, मिनरल्स कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए। दिस इज़ वाई कि हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है कितना ज़्यादा ये बढ़ रहा है। किसी ने 50 क्रॉस किया तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू ये हो गया। बहुत बड़ी एक ये भी सवाल था डॉक्टर साहब, आपने अच्छा किया बता दिया। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, जोड़ों में दर्द, यंग बच्चों को भी हो रहा है, बुजुर्गों को तो है ही है, मिडिल एज में भी ये दिक्कत आ रही है। हाँ, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? बहुत बड़ा कारण हमारा, जैसे जितने भी ऑयल लेते हैं, हाँ जी। अदरवाइज जैसे मक्खन है अगर प्योर है, देसी घी अगर प्योर है तो बहुत बढ़िया है, लुब्रिकेशन करता है जॉइंट्स के लिए। अगर हम वही रिफाइंड ही खा रहे हैं तो डेफिनेट उसमें आपकी डिजेशन होगी। जितना मैं ये कह सकता हूँ 25 साल पहले होना शुरू हो जाएगा। और सेकंड क्या है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जितना ज़रूरत आपको खाना है उससे ज़्यादा ज़रूरत आपको एक्सरसाइज की भी है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और स्ट्रेस फ्री, अच्छी नींद, ये 4 पिलर हैं हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है अदरवाइज आप किसी ना किसी के पास जाते रहोगे, मेडिसिन खाते रहोगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी वाली हमें बातें बताई। आप हमें एक अपना कोई पुराना एक्सपीरियंस जो आपके एंसेस्टर्स का, जो महाराजा जी के समय का हो, जो आपने कोई ऐसे पेशेंट को ठीक किया हो जिसको सभी ने जवाब दे दिया हो, कोई शेयर कीजिए हमारे पास। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, जितने भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, आप अर्थराइटिस में लगा लीजिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगा लीजिए, या आप कंसीव की प्रॉब्लम में लिबिडो लगा लो, सेक्स डिजीज़ लगा लो, जो आज बहुत ज़्यादा, जो मैं देख रहा हूँ, अगर 20 साल से ऊपर बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है,
आई थिंक्स ऑल ड्यू टू जितने भी एडिक्शन है वो उसका बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ के लिए। एंड ऑटिज़म पर मैंने बहुत काम किया है और डी एडिक्शन पर बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे को हमेशा लगता है कि अगर मैं डी एडिक्शन का एक ही बंदा ठीक करूं, अगर किसी का पैसा भी ना हो तो मैं वो, अगर उसकी बिल हो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देता हूं। मेरे को लगता है यार एक बंदा ठीक हो रहा है, इसको डेफिनेट समाज में फिट होने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि बिना पैसे के भी अगर कोई चाह रहा है कि वो इस बुरी आदत से बाहर निकलना चाह रहा है तो डॉक्टर साहब उसको पूरी हेल्प करेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप और बताइए संक्षेप में कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अवॉइड करना चाहिए खाने पीने में, जो हमारे घरों में ही है तो और हमें डेली बीमार कर रही है और हम उसको अवॉइड कर सकते हो जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। देखो सारा कुछ आई थिंक सो कि लाइफ का शुरुआत किचन से होता है। यस। ठीक है ना। जी हाँ। ये जब से मॉडर्न लाइफस्टाइल शुरू हुआ है ना, तो उस दिन से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। सबसे पहले अपना रेफ्रिजरेटर पर आ जाओ आप, कितने कितने दिन की सब्जी पड़ी होती है, ऐसा ही आटा होता है ना, उसको हम रीयूज़ करते रहते हैं। ऐसे ही गैस है, हम कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई दाल बना रहे हैं, इंस्टेंट बना लेते हैं, कुकर के बना लगा ली, साथ के साथ उसको बना लिया और खा लिया। सबसे पहले उसको, जैसे दालें जितनी भी हैं उसको 2-3 घंटे भिगो कर रखो, खुले में बनाओ, और सबसे बढ़िया वही होता है। और दूसरा, ताज़ा खाओ, मौसम के हिसाब से खाओ, और जल्दी खाना, रात का खाना जल्दी खाओ, सुबह जल्दी उठो, जब सनराइज़ हो उससे पहले उठो। आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो नहीं सॉल्व कर सकते। हम विश्व गुरु नहीं बनना, जो चल रहा है आई थिंक सो कि आज हर तीसरा इंडियन जितना भी है, तीसरा वो कार्डिक की प्रॉब्लम आ रही है, या उसको वेस्टी की प्रॉब्लम आ रही है, या उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके चैनल से सभी को ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने सेहत के बारे, अपने पेरेंट्स के बारे, अपने बच्चों के बारे अवेयर हो। जो आप खा रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसके लिए डेफिनेट 2 बार सोचो कि ये भोजन या ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है मेरी हेल्थ के लिए। अगर नहीं ठीक है तो कृपया उसको छोड़ दें। डॉक्टर साहब, बाकी चीज़ों के बारे में आपने बता दिए। एक सवाल जरूरी था जो पूछना आपसे रह गया, कार्डियक हेल्थ और हमारी किडनीज की हेल्थ, इनके लिए भी आप बताइए कि हमें किस चीज़ का परहेज रखना चाहिए या कौन से हर्ब्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। देखो जब कार्डिक प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले जो यंगस्टर में जो आ रही है वो हाइपरटेंशन है। आई थिंक सो कि 2 तरह का ये है, प्राइमरी एस्केंड, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। पैथोलॉजिकल जहाँ सिस्टम कोई भी इन्वॉल्व हो गया, आइदर लीवर इन्वॉल्व हो गया, आइदर किडनी इन्वॉल्व होगी, आइदर कार्डिक इन्वॉल्व हो गया। यही एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन उसके लिए भी सेम है, जो हम रिफाइंड खा रहे हैं, जो हमारी जितनी एक्टिविटीज़ बहुत कम है, या इम्प्योर जो खाना है, या स्ट्रेस लेवल है, या नींद कम है, ये सारा ही ये कहीं ना कहीं जाकर ये प्रॉब्लम्स जो हमारी कार्डिक की तरफ चली जाती हैं। जेनेटिकल बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करें कि हम ना उस ओर जाए। आई थिंक सो कि आप देखो कि हमारा हर तीसरे बंदे को, हम कभी सुनते भी नहीं थे कि इसको स्टंट पड़ गया, इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। जी हाँ। तो अब तो जिसको भी देखो वो कॉमन है। ठीक है, हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम सेल्फ एनालिसिस करें कि ये क्यों आ रही है तो डेफिनेट हम उसको क्योर भी कर सकते हैं। बहुत मेडिसिन ऐसी भी हैं, जैसे आप एस्प्रिन खा रहे हो, लाइफ लॉन्ग आप खा रहे हो, इसकी जगह आप गार्लिक खा सकते हो, बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है ना। और अर्जुन बहुत बढ़िया इसमें काम करता है, अश्वगंधा बहुत बढ़िया, सर्पगंधा है बहुत अच्छा, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा ड्रग है। और आई थिंक सो कि जितना सॉल्ट है, जितने भी जो हम 5 वाइट चीज़ें लेते हैं उसमें सॉल्ट हो गया, श्योर होगी, मैदा हो गया, ठीक है ना, और दूध हो गया। जो इम्प्योर हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। आई थिंक जहाँ से चले थे वहीं पहुँचेंगे हम। ठीक है, तो जितना भी अभी ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है कि अवेयरनेस तो लोगों में आ रही है, धीरे धीरे आनी चाहिए भी। जी डॉक्टर साहब, आपने तकरीबन बहुत ही जानकारी वाली हमें बातें बताई, अवेयरनेस वाली, जिससे कि हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है।
लेकिन यंगस्टर्स का एक और सवाल होता है जो जाते जाते आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि फेस पे ग्लो लाने के लिए जो आजकल सब किसी की इच्छा होती है यंगस्टर्स में, हम कोरियन क्रीम, जापानीज क्रीम, इंडियन भी बहुत ब्रांड्स हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन चीज़ों का। तो आप कुछ नेचुरल भी बताएंगे इस पे कैसे ग्लो आ सकता है, जहाँ फेस की केयर कैसे की जा सकती है? बहुत चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, जैसे पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन है या सन एक्सपोजर है और डस्ट है, स्मोक है, ये सभी चीज़ों का रोल होता ही होता है। अगर आप सोचें कि अपनी जितने भी आई थिंक सो जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं आज के टाइम में, हर्बल पर मोर देन 80% आते हैं। जी हाँ, बहुत चीज़ें हैं, मंजिस्ट है और ये मुलट्ठी है या सारिवा है, ये बहुत अच्छे जो स्किन के लिए टॉनिक्स भी हैं। ठीक है ना। और ऐसे डाइट में इंटरनल ठीक हो, एक्सटर्नल तो हो ही जाओगे इससे। थोड़ा हम केयर करें अपना लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, स्ट्रेस में, डेफिनेट इस चीज़ों से फेस पे ग्लो आ जाए। तो दोस्तों आज हम डॉक्टर साहब से मिले, हमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई हमारे काम आने वाली। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब के जो पेशेंट्स हैं वो दुनिया भर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने अपने कुछ पेशेंट्स को तो आज तक देखा भी नहीं है जो उनसे उपचार कराते हैं। अगर आप भी डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट दिला देंगे, जहाँ फिर आप पर्सनली भी डॉक्टर साहब से आके मिल सकते हैं। हमारे ब्लॉग में हमने आपको दिखाया है कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये पटियाला के बहुत ही फेमस मशहूर वैद्य जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। हर्बल जर्नी में मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई खोज में। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो बैठे हुए वैद्य, हकीम लोगों का उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे कीमती जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों अगर आपके शहर में या आपके गांव में कोई भी ऐसे पुराने हकीम या वैद्य हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए उनके बारे में, ताकि हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और सभी तक उनको लेके आएंगे जो भी किसी का इलाज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश को पता चलना चाहिए। थैंक यू।